हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही है मिडल ईस्ट में और हमारे इस रीजन में, यानी जो एशिया है, इंडिया में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विज़िट किया है यूएई का 2 डेज़ का। बड़ा इम्पोर्टेंट विज़िट रहा है। इसके साथ-साथ वो कतर भी गए हैं, जहाँ से रिसेंटली 8 नेवल ऑफिसर्स को डेथ सेंटेंस से लाइफ प्रिज़न से उनको टोटली क्लियर करके रिलीज़ किया गया और अपने कंट्री यानी हिंदुस्तान भिजवाया गया, जिसको मेरे ख़्याल में दुनिया भर में बड़ा एक सक्सेसफुल, जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी और इंडिया की सक्सेस भी, और साथ में कतर को भी एप्रिशिएट किया जा रहा है कि उन्होंने भी इंडियन जो डिप्लोमेट्स हैं या इंडियन गवर्नमेंट है, उनकी बात सुनी, उनकी बात मानी और उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। बहस उसकी क्या थी या नहीं थी, वो एक अलग बड़ी बहस है, उस पे हम बात नहीं करते। लेकिन जो ये वाली सक्सेस है ये, इसके साथ-साथ मंदिर का इफ्तिताह हुआ, रुपे ट्रेड की बात हुई। मोर देन $85 बिलियन का ट्रेड है और उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। क्या चीज़ें हैं ऐसी कि नरेंद्र मोदी साहब की लीडरशिप में बहुत ज़्यादा आगे गई, इसके हवाले से आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं डिफेंस एनालिस्ट हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल अश्विनी कुमार सिवाज साहब। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर। जनरल साहब, विजिट किया मोदी साहब ने, और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत लंबे लंबे अरसे के बाद विजिट्स हैं। बड़े थोड़े थोड़े अरसे के बाद शेखजाद साहब न्यू दिल्ली आते हैं और अ, जो मोदी साहब हैं वो अबू धाबी और यूएई का विजिट कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि बड़ा क्लोज, डे बाय डे, मजीद पहले भी बड़ी बाउंडिंग थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा हो गई है। हाँ, बिल्कुल फकर। देखो, ये सच्चाई है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई में विजिट किया था 2015 में, तो वो किसी प्राइम मिनिस्टर ने 34 साल के बाद किया था, क्योंकि 1981 में लास्ट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी गई थी। जी। मगर ये भी सच्चाई है कि 2015 के बाद अब जो है 7 विजिट कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, और पुराने लास्ट 1 साल में 3 बार। तो ये बिल्कुल। दिखलाता है भारत और यूएई के जो रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे। भारत और यूएई के नहीं, पूरे मिडल ईस्ट में जो मुस्लिम जी। वर्ल्ड है, उसमें आप देखें भारत के रिलेशन सऊदी से भी बहुत अच्छे हैं, यूएई बहुत से भी, अच्छे। ओमान से भी, जॉर्डन से भी। और इसके साथ-साथ भारत के रिलेशन जो है इज़राइल के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं, और बिल्कुल। यही नहीं, भारत के रिलेशन ईरान से भी बहुत अच्छे हैं। तो ये एक यस। बहुत ही इम्पोर्टेंट विजिट थी, और इस विजिट के अंदर काफ़ी कुछ सक्सेस हुई है। जब वो आप आगे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे फ़कर। बिल्कुल। अच्छा जनरल साहब, ऐसा लग रहा है कि पहले अमेरिका के साथ कहते जी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन हम यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी इस चीज़ को देख रहे हैं, यानी मिडल ईस्ट के साथ देख रहे हैं। अभी जिस तरीके से एक जो लोकल करेंसी सिस्टम है, उसको इनॉग्रेट किया गया दोनों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और शेख ज़ायद साहब की तरफ से। और वो कह रहे हैं कि हम एक्सपेंड करना चाहते हैं। गुजरात समिट में हमने देखा कि $85 बिलियन के एग्रीमेंट साइन हुए। अभी कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा एग्रीमेंट अभी इस विज़िट में साइन हुए। क्या देख रहे हैं इन नियर फ्यूचर कि ये जो पार्टनरशिप है, ये डिफेंस के हवाले से हो, इकोनॉमिक टाइज़ के हवाले से हो, या जी टू जी हो, या फिर शेख ज़ायद साहब और मोदी जी के दरमियान हो? कहाँ देख रहे हैं आप इसको? देखो फ़कर, हो क्या रहा है कि अभी जो मिडल ईस्ट में ये जो देश हैं, इन्होंने ये रियलाइज़ किया है, ये जो ऑयल है, ये अगले 15-20 साल से आगे चलेगा नहीं, बिल्कुल। और यस। इनको अपनी इकोनॉमी को एनलार्ज करना पड़ेगा, और इसीलिए वो इकोनॉमी को खोल रहे हैं। और भारत से ज़्यादा अच्छी मार्केट उनको कौन मिल सकती है, और बहुत नज़दीक है। तो इसलिए मुझे लगता है भारत और जो मिडल ईस्ट में रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। अगर हम यूएई की बात करें, तो भारत और यूएई का $85 बिलियन का ट्रेड है। और जो यूएई ये थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड है वर्ल्ड में भारत का, और इसके साथ-साथ जो यूएई 7th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। और ये ट्रेड जो है अब बढ़ता जा रहा है, इसके $100 बिलियन के होने के चांसेस हैं इसी साल में। हुआ क्या है कि जिस प्रकार से कई चीज़ें बहुत कॉमन हैं, जिस प्रकार से आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। इसके साथ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस,
साइबर, स्पेस, सेमीकंडक्टर चिप्स, उन सब की बातें हो रही हैं। फिर एजुकेशन, हेल्थ, अभी आप देखिए एजुकेशन में हमने जो आईआईटी बना ली है वहाँ पर स्पेशली जी, अबू धाबी में। तो इस प्रकार से जो रिलेशनशिप है वो एक प्रकार बुके है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है भारत और यूएई के, और रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। और इसकी वजह मैंने जैसे बताया कि आने वाले समय में दोनों को ज़रूरत है, और यूएई और पूरा मुस्लिम वर्ल्ड समझ रहा है कि उनकी इकोनॉमी ऑयल बेस नहीं रहेगी, और इसलिए वो ओपन अप कर रहे हैं, और भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है, इसलिए ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें और भी हैं। भारत और यूएई 2 चीज़ों का हिस्सा है। एक तो है यू2 आई2, जो या कि हाँ, यूएस और बिल्कुल, यूएई, भारत और इज़राइल। मगर जैसे ही इज़राइल हमास की लड़ाई के बाद ऐसा लगता है इसमें थोड़ी-सी खटास हो सकती है, इसमें कुछ रुकावट आएगी, और इसी प्रकार से आपका है इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो बहुत बड़े इम्पोर्टेंट है, गेम एग्ज़ैक्टली, चेंजर है। उससे क्या हो रहा है कि जी20 की मीटिंग के बाद इसको अनाउंस किया गया था जब न्यू दिल्ली में। इससे क्या बिल्कुल, है, भारत से जो सामान जाएगा मिडल ईस्ट में, और मिडल ईस्ट में भी वो कहाँ, यूएई, और फिर सऊदी, फिर जॉर्डन, और फिर इज़राइल, और उसके बाद यूरोप जाएगा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, और उसके बाद आगे ये अमेरिका तक जाने की बात है, यूएस। तो इससे क्या हो रहा है कि पूरा ट्रेड जो है वो कम से कम 30-40% सस्ता हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा फ़ास्ट होगा। जो जी, डर था कि अभी इज़राइल और हमास की लड़ाई हुई, क्या इसके ऊपर पौध आ जाएगा? मगर जब भारत के प्रधानमंत्री गए हैं और वहाँ पर जब वो मिले हैं एमिरेट और जो किंग ऑफ यूएई जो प्रेसिडेंट हैं अभी, उनसे मिले हैं, जो एमबीजेड हैं, जी, मोहम्मद बिन जायद। तो उसके बाद ऐसा लगता है कि एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया कि इस काम को जल्दी पूरा किया जाएगा। तो उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। ये पूरे रिवर्सलाइज कर देगा, जिस प्रकार से ट्रेड जाएगा भारत से मिडल ईस्ट की कंट्रीज में और उसके बाद यूरोप में। ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेड कॉरिडोर होगा, और इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट कम से कम 17 से 20 देशों का है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो होने वाली है। दूसरा ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पर कम से कम 35 लाख जो इंडियंस हुँ, वहाँ पर काम कर रहे हैं आज की तारीख में, जो यूएई में, और वो भी इसका महत्व समझते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कि वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ यूएई, और दूसरा हमारे लिए भी बहुत फ़ायदा है कि वहाँ से हुँ। रिन्यूमेशन भेजते हैं, तो इट इज़ अ विन विन सिचुएशन। मुझे लगता है भारत और यूएई के रिलेशनशिप ज़्यादातर और बाकी देशों के साथ भी बहुत अच्छे हो रहे हैं आने वाले समय में, फ़खर। अच्छा जनरल साहब एक तो हमने बात की कि इकोनॉमिक टाइज़ हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिफेंस के हवाले से भी जिस तरह आपने बात की U2I की जो बात हुई है जिसमें यूएई और इंडिया वैसे तो इसमें इज़राइल और यूएस भी शामिल हैं मतलब लेकिन ऐसा लग रहा है कि क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि रिपब्लिक डे के ऊपर पूरा एक स्क्वाड्रन आया हुआ था यूएई की फोर्सेस का और उन्होंने उस जिसे कहते हैं कि परेड वगैरह में हिस्सा लिया था। इस चीज़ में भी कोई डेवलपमेंट्स हो सकती है क्योंकि इंडिया आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी बना रहा है जो डिफेंस से रिलेटेड है और दुनिया की ज़रूरत है। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है, जो सेमीकंडक्टर हैं, चिप्स हैं, ये हर जगह इस्तेमाल होती हैं, हर एक वेपन सिस्टम में जी, इस्तेमाल होंगे, और भारत की डिफेंस टू डिफेंस कोऑपरेशन भी यूएई से बढ़ती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। देखो, आने वाला समय है, हर देश को हर दूसरे देश पे डिपेंडेंट, हर चीज़ तो एक देश किसी बना नहीं सकता। मगर एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, और इसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है यूएई। सऊदी अरेबिया भी, ओमान भी, हर देश जो है मुस्लिम वर्ल्ड, हुँ, अब उसका तो इशारा भारत की तरफ है कि एनर्जी सिक्योरिटी तो है ही, हम तो वहाँ से जी, एनर्जी तो लेते हैं, मगर हम एक बहुत बड़ी मार्केट के कारण इकोनॉमिक रिलेशनशिप भारत और इन देशों के बढ़ते जा रहे हैं, और यूएई के साथ ज़्यादातर। और यूएई ये समझ गया है कि आने वाले टाइम में जब ऑयल का ताना-बाना नहीं रहेगा, तो भारत बहुत इम्पोर्टेंट। देखो, अभी जिस प्रकार से जी20 की मीटिंग थी, तो यूएई और सऊदी अरेबिया ऐसे देश हैं जो श्रीनगर भी गए थे, और उन्होंने प्रॉमिस हाँ, किया है कि हम $5 मिलियन के करीब
जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में लगाएंगे। तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशन और डिफेंस के रिलेशनशिप में भी बढ़ाव है, क्योंकि हथियारों की लेन देन होगी। इतनी बातचीत हुई नहीं है, मगर ये नेचुरल है वो भी बात, क्योंकि भारत आज की तरह कि हो क्या गया है कि भारत अब जो हथियार खुद ही बनाने लगे अपने लिए, और अब कहते हैं मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो हमारे काफी हथियार हैं जो बाकी देश ले रहे हैं, जिसकी प्रकार ब्रह्मोस मिसाइल है, तेजस मार्क 2 है, अग्नि है, उसके या बाद आपका जो रडार हैं, स्वाति रडार, वो भी हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि वो भी स्कोप है आने वाले समय में। मगर दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने एक प्रकार से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज किया था 2022, उसके तहत भारत और यूएई की जो ट्रेड है वो बहुत आसान हो गया। 99% ऐसे आइटम हैं जिनके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत आसान हो गया। ये भी एक बड़ी काबिल तारीफ बात है भारत और यूएई में। तो मुझे लगता है कि एक जो केमिस्ट्री है भारत के प्रधानमंत्री और मोहम्मद बिन जायद जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएई के, वो भी एक प्रकार देखते ही बनती है, बहुत काबिल है और बहुत ही गेम चेंजर है। उनके कारण ही ये जो बातचीत आप शुरू में कर रहे थे, जो मंदिर की बात है कि जी, वहां पर एक हिंदू मंदिर बनना, ये किसी ने सोचा भी नहीं था 10-15 साल बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। मगर वो अभी बना है। उसकी वजह एक ही है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं और जो मोहम्मद बिन जायद हैं जो कि प्रेसिडेंट है यूके, उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, उनकी पर्सनल केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, और इसके कारण ये हो पाया। क्योंकि जो ये टेम्पल बना है, ये कोई एक ही कम्युनिटी का लिए नहीं है, क्योंकि भारत का जो देखने का एक प्रकार रवैया है कि वासुदेव कुटुंब, की पूरा वर्ल्ड इज वन फैमिली, वन या अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसकी बात करते हैं कि हर कोई आदमी आ सकता है। ये जो एक प्रकार मंदिर है वहां आप यूएई में, वो एक जो मैसेज भेज रहा है लव पीस ह्यूमैनिटी के लिए भेज रहा है, वो सबके लिए एग्ज़ैक्टली, ओपन है। तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है इस वर्ल्ड के अंदर। आज जहां लड़ाइयां चली हुई हैं, आप देखें रशिया यूक्रेन, उस तरफ चलिए बिल्कुल, इजराइल हमास, या ताइवान के ऊपर भी प्रेशर है। ऐसे में मुझे लगता है ऐसा मैसेज भेजना बहुत जरूरी है, लव और पीस, सभी बराबर हैं, हर कोई इंसान जा सकता है। बिल्कुल, वो मुझे बिल्कुल। लगता है जिस प्रकार से ये मंदिर बना है, और इसका श्रेय जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने मोदी ने बार बार इसको दोहराया कि ये जो यूएई के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद, जो जी, जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ब्रदर बोलते हैं, बिल्कुल, उसके ऊपर श्रेय जाता है, इसमें कोई शक नहीं। फखर। जी। अच्छा जनरल साहब एक बात मतलब है तो वैसे देखने को छोटी-सी लगती है लेकिन अरेबिक में स्पीच की थी मोदी साहब ने। वैसे हमारे यहाँ मैं आज कुछ दिन पहले एक क्लिप देख रहा था किसी पाकिस्तानी एनालिस्ट का, वो कह रहे थे कि आपने कभी देखा है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी और लैंग्वेज में बात करें, अपनी लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ पे भी जाएँगे हिंदी में बात करेंगे। लेकिन इससे अंदाज़ा होता है कि उनका मोहम्मद बिन ज़ैद साहब से कितनी एक जिसे कहते हैं कि क्लोज़ किस्म की का ताल्लुक है कि वो हिंदी में उन्होंने सॉरी हिंदी में कह रहा हूँ अरेबिक में और बड़ा मतलब ज़बरदस्त बहुत अच्छा लगा एक बड़ा ठीक है, वो बात वो इंग्लिश में भी कर सकते थे, वो हिंदी में भी कर सकते थे और वो नॉर्मली करते भी हैं। क्या मैसेज जाता है इस चीज़ से जो आप मतलब किसी की लैंग्वेज अगर आप बोलते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है और अरेबिक क्योंकि मुश्किल है हम लोग नहीं बोल सकते इतने आसानी से वो पाकिस्तान के लोग हो या हिंदुस्तान के लोग हो नॉर्मली मतलब कम लोगों को अरेबिक समझ में आती है और बोल भी सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखो फ़खर, 1-2 बातें बड़ी इम्पोर्टेंट। एक तो भारत के प्रधानमंत्री हिंदी में इसलिए बोलते हैं कि वो बिल्कुल ठीक बोला, इंग्लिश बोल सकते हैं, और इंग्लिश एक बिल्कुल, ऐसी लैंग्वेज है जो सबको समझ आती है। बिल्कुल ये सही। बात तो ठीक है। जी, मगर हिंदी इसलिए बोलते हैं कि ज़्यादातर वर्ल्ड में जो देश बढ़ जाते हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं। एग्ज़ैक्टली फ्रांस यू के आर राइट। फ्रांस बोलेंगे, बिल्कुल, उसके बाद आपके चाइनीज़ देखें, आप रशियन बिल्कुल, देखें, वो बोलते हैं अपनी लैंग्वेज। वाक़ई, क्योंकि वो दे आर प्राउड ऑफ देमसेल्फ। जब एग्ज़ैक्टली तक आप कमजोर देश थे तो फिर आपको तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, मगर भारत सही एक उस स्टेज पे पहुंच गया है कि जब बिल्कुल, हम अपनी लैंग्वेज बोल सकते हैं और उनको हमारे आज तो ट्रांसलेट इमीडिएटली हो जाती है, तो ये बिल्कुल बड़ा यस। इंपॉर्टेंट। मगर अरेबिक में बोला आपने, बिल्कुल ठीक बोला, वो अपनापन दिखाता है,
वो दिखलाता है कि हमारे रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं भारत के और यूएई के, और हम इतने अच्छे रिलेशन करना चाहते हैं कि हम आपकी लैंग्वेज भी बोल लेंगे। तो वो या आपने मन जीत लिया इसमें। जैसे हुँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि एक प्रकार से जो ये मंदिर बना है, जिस प्रकार से सहायता की है प्रेसिडेंट ऑफ यूएई ने, उन्होंने पूरे 140 करोड़ लोगों का, जो भारतीय हैं, उनका मन जीत लिया। तो ये सच्चाई है, ये टू वे ट्रैफिक है। और 1-2 बातें बड़ी और इम्पोर्टेंट जो आप बता रहे थे, डिजिटल। जो क्या है कि भारत जो रुपी है, यूपीआई जो या डिजिटल है, यूपीआई। वो अब हमारा उनके साथ भी तालमेल हो गया यूएई में। आपस में हम खरीद पाएँगे अपने रुपी के, और वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर जो सऊदी अरेबिया की लोकल करेंसी में। तो ये एक दिरहम। बहुत है देहरान। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो ये एक आपकी इकोनॉमी को बहुत बड़ा पुश देता है, और हुँ, मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी देन ये है, जो कोविड-19 के बाद ये जो डिजिटल है, हमने जो यूपीआई बनाया है, वो काबिले तारीफ़ है। आज फ़ख़्र मुझे ये नहीं पता पाकिस्तान में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे जो रेहड़ी भी लगाते हैं लोग, बिल्कुल। वो भी आजकल डिजिटल पेमेंट होती है वहाँ। तो ये सर पाकिस्तान में आप लोगों की एग्ज़ाम्पल्स बहुत मैं सुनता हूँ। हाँ। कहीं क्योंकि अब बढ़ रहा है पाकिस्तान में लेकिन जितना मैंने आपके हवाले से सुना आप मतलब हिंदुस्तान के हवाले से कि अगर स्ट्रीट के अंदर कोई मतलब छोटा-सा वो रेहड़ी लेके कोई फ्रूट या वेजिटेबल्स या कुछ भी लेके आता है, तो वो आपसे नहीं कहता कि आप मुझे ₹50 दे दें या ₹100 दे दें, जो उसका बिल बनता है। वो कहते हैं आप मुझे ट्रांसफ़र कर दें, उसी टाइम हो जाता है। अब यहाँ पे भी है लेकिन आप लोगों को जितना मतलब नहीं है, उस तरह डिजिटल हमारी इकोनॉमी नहीं हुई, अभी शायद हो टाइम लगेगा इसमें। हाँ, ये हमारा जो कोविड-19 के बाद हुआ बहुत ज़्यादा एकदम, और हमारा जो डिमोनेटाइज़ेशन हुआ, उसके बाद हुँ, भी जो इस प्रकार का काम आए, ये किसी ने सोचा नहीं था इतनी जल्दी चलेगा, कि आजकल हर पेमेंट डिजिटल होती है। और बिल्कुल उससे सही, क्या हो जाता है कि करप्शन बड़ी कम हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल। आती है, ऑब्जेक्टिविटी या आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैश का जो ट्रांज़ैक्शन है वो मिनिमम हो गया। तो क्योंकि कैश ज़बरदस्त। जहाँ चलती है, वहाँ जो है एक प्रकार से करप्शन। और हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अगर हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साउथ एशिया में, कि किसी प्रकार से हम इस करप्शन से बाहर निकले, क्योंकि हुँ, हम निकल नहीं पा रहे हैं छोटे-छोटे देश। इसकी तरफ भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहल की है, बहुत फ़र्क आया है पूरे देश के अंदर। जिस प्रकार से हमारे इंडिया में डिजिटल हो गया है, उससे क्या है ट्रांसपेरेंसी आई है, करप्शन बहुत कम हो गई है। तो ये गुड। बहुत काबिल तारीफ़ है, और इससे क्या होती है डेवलपमेंट। आज भारत फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो कोविड-19 से पहले भी था, बाद में भी है। वो कहते हैं कि आज भारत जो है दे आर द लाइट फॉर द फ्यूचर। वो उसकी वजह यही है कि आपकी इकोनॉमी अच्छा करेगी, तो सब कुछ अच्छा होगा। 4th लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले समय में अगले 3-4 साल में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी। बिल्कुल, तो ये दिखलाता है कि भारत जो है वो ठीक ट्रैक पे जा रहा है। फ़क़्र। बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा-सा कतर की तरफ जाएँगे क्योंकि यूएई के बाद कतर का विज़िट किया है पीएम मोदी साहब ने और बिल्कुल एक क्योंकि विज़िट बनता भी है क्योंकि जब हम आज से 8-10 महीने पहले जाते हैं, तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा और उनकी फैमिलीज़ क्योंकि आप खुद फ़ोर्सेस से हैं और कोई भी हो, किसी का भी प्यारा मतलब किसी का हस्बैंड होगा, किसी का भाई, किसी का बेटा, वो इस तरीके की वो सुनते हैं तो बड़ी एक तकलीफ़देह किस्म के मोमेंट्स होते हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से अब उनकी खुशी की इंतहा भी नहीं रहेगी जिस दिन उनके लोग आए और कल मैं एक पिक्चर देख रहा था मोदी जी एंड अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर जयशंकर जी। वो एक पिक्चर में खड़े और वो कह रहे कि हमने इनको बताया था कि हम इनको लेके आएँगे। कैसा देख रहे हैं? वैसे मिडल ईस्ट में ये चीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि उनके लॉज़ वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट हैं। वो बड़ा कम रिवर्स पे जाते हैं। लेकिन बिल्कुल। यहाँ पे उन्होंने एक बड़ी मतलब जिसे कहते हैं एक अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ दिखाई है। हाँ, बिल्कुल। देखो फ़क़्र सच्चाई ये है, ये जो 8 हमारे नेवल अफ़सर थे, जिसमें 7 नेवल अफ़सर थे, 1 सेलर था, जी, वो एक दायरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एक फ़र्म है, जी, जिसको एक ओमान के रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर चला रहे थे। और जी, इसका मेन मकसद था जो नेवल ऑफ़िसर्स और मैन हैं कतार के, उनको ट्रेनिंग देना।
और जी, ये जो ऑफिसर थे, ये बहुत ही अव्वल दर्जे के अफसर थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ये ली, क्योंकि ये काफ़ी पेइंग जॉब है और ये एक प्रकार से अपने प्रोफ़ेशन में एक्सपर्ट थे। जी, अब बिल्कुल। हुआ क्या, उनको एक रात को जो 29 अगस्त 2022 को उनको एकदम पकड़ लिया गया और उनके ऊपर चार्जेज़, ये भी आज तक किसी को नहीं पता उसके ऊपर चार्जेज़ क्या, क्योंकि मिडल ईस्ट बिल्कुल, में क्या चार्जेज़, मगर जो सुनने में आया कि उनके ऊपर चार्जेज़ लगाए कि वो जो इटालियन सबमरीन इंडक्ट हो रही थी कतार के अंदर, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन पास की है इज़राइल को। ऐसा जी, उनके पास एलिज्ड टू बी उन्होंने ये चार्ज लगा, मगर ये चार्ज कोई बताया नहीं किसी को, कुछ ऐसा हुआ नहीं। अब बात वो नहीं है कि चार्ज क्या लगा, पहले तो ये सच्चाई है, इनका उससे कोई लेना-देना नहीं, ये सब कुछ फैब्रिकेटेड है। इसमें ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, जो ये इस प्रकार से जो देश हैं, इनके ऊपर कोई भी चार्ज लग सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ। और वहाँ बिल्कुल, के लॉज़ बहुत हैं, वो सेसेशन लॉ के थ्रू चलते बिल्कुल। हैं, तो उसमें आपका बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही उनको एक प्रकार से पहले जेल में डाला गया और जब उनके अवार्ड किया गया तो उनको सेंटेंस टू डेथ दिया गया। या मगर उसी समय भारत की जो डिप्लोमेसी और भारत की गवर्नमेंट एक्शन में आ गई, ये काबिल तारीफ है। देखो, बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं। हमें समझ आती है, वी शुड फील प्राउड ऑफ आवर कंट्री। तो बिल्कुल, हमारी जो डिप्लोमेसी थी, उन्होंने फटाफट कॉन्सुलर एक्सेस लिया एंड देन वी हायर्ड द बेस्ट ऑफ द लीगल ल्यूमिनरी, उनकी अपील फाइल कराई हायर कोर्ट में और ये जो डेथ सेंटेंस है उसको कन्वर्ट कराया इम्प्रिजमेंट, जो 3 साल से या 25 साल। और उसके बाद हमारी गवर्नमेंट वन टू वन, और जो सबसे ज्यादा गेम चेंजर है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो अमीर ऑफ कतार जो मिले, वो दुबई में कोप 28 की जो 1 दिसंबर को साइड लाइन पे, और वहां जी, उनकी बिल्कुल। बातचीत हुई। और क्योंकि भारत और कतार के रिलेशनशिप अच्छे हैं, भारत और कतार को या भी एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए वो लेकर आपके उस पॉइंट में बड़ा दम है। अगर कोई भी हो ऐसा, भारत से हो या बाकी बिल्कुल, साउथ एशिया के कोई सी देश में, अगर उसके साथ ऐसे हो जाए, वहां से बच के आना बड़ा मुश्किल है। बहुत तो मुश्किल है। इसमें शक नहीं, ये भारत की एक डिप्लोमेसी और भारत की गवर्नमेंट की जीत थी। मैं ये भी बताना चाहूंगा फकर अपने जी, व्यूअर्स जी, को कि देखो, ये भी सच्चाई है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी बार बार कहते हैं कि कोई भी इंडियन कहीं भी हो वर्ल्ड में, अगर उसको प्रॉब्लम आएगी तो गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है। आप बिल्कुल, देखें, जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई, तो वहां से इंडियंस को निकाला गया और उसके साथ बिल्कुल ठीक। काफ़ी बिल्कुल, पाकिस्तानी भी आए, बांग्लादेशी भी आए, बिल्कुल, नेपाल भी, भूटान, और उस एग्ज़ैक्टली। समय 2 दिन के लिए लड़ाई बंद कर दी थी रशिया और यूक्रेन ने कि ये निकल पाए। इसी प्रकार से जब सूडान में सिविल वार जैसी सिचुएशन हाँ, से, बिल्कुल। उसके बाद जो सीरिया से हमने निकाले, इस प्रकार से हमने गाज़ा पट्टी से निकाले। तो ये यस, सच्चाई है कि गवर्नमेंट हमारी जो है, वो बहुत ही प्रोएक्टिव है। तो बिल्कुल ये सही। जो हमारे 8 नेवल पर्सन छूट के आना, जिस प्रकार से वो आए हैं, उन्होंने अभी इंटरव्यू वगैरह दिया, बिल्कुल, वो एक चीज दिखाता है, इट इज अ विक्ट्री ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी और इंडियन गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट का और डिप्लोमेसी का दर्जा ऊंचा हो गया है, तो फिर ये बेशक, कार्रवाई हो पाई। तो आपने एब्सोल्युटली ठीक बोला, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, वो कल पहुंचे हैं कतार दोहा में, तो आज उनकी मीटिंग होगी अमीर ऑफ कतार, और फिर काफी बायलैटरल इशू भी इसमें होंगे, तो बातचीत करेंगे बिल्कुल जब सही। आप क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल फक सही, इसमें कोई डाउट नहीं है और मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस है। जो लोग मिडल ईस्ट को जानते हैं थोड़ा या ज़्यादा, उन सबको ये पता है कि वहाँ से जिनको इस तरह की स्पेशली डेथ सेंटेंस हो जाती है, उनका बच के निकलना और अपने लोगों में आना बहुत इसकी कम एग्ज़ाम्पल्स आपको अगर आप टटोलेंगे कुवैत को सऊदी अरेबिया को, यूएई बिल्कुल, को या फिर कतर को, तो आपको कम एग्ज़ाम्पल्स इसकी मिलेंगी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लोगों के लिए जहाँ-जहाँ पे भी हुआ अ, उनको सपोर्ट किया और ऐसा सपोर्ट नहीं किया कि सिर्फ़ कहने का सपोर्ट किया, प्रैक्टिकली सपोर्ट करके दिखाया और उनको जितना मुमकिन हो सका उनको बाहर किया। मेरे ख़्याल में वी शुड लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम देयर डिप्लोमेसी एज़ अ पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ।
कि सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और उसके लिए सिर्फ़ ये नहीं कि बहुत अच्छा आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर हो, उसके बैक पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें होनी चाहिए। जो जनरल साहब ने कहा कि हिंदुस्तान का कद और काठ इतना बड़ा है कि वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, उनको अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत नहीं होती। जब आप वीक होते हैं, तो आपको अंग्रेज़ी बोलनी पड़ती है और ये पॉइंट उनका बड़ा वैलिड है, मैं इससे एग्री हूँ बिल्कुल। करना पड़ता है। आपको यानी हम पाकिस्तानियों को या हमारी गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि भई क्या मसले-मसाइल ऐसे हैं कि इंडिया 8 और 7.5 की ग्रोथ रेट से प्रोग्रेस कर रहा है। इकोनॉमी ठीक है, उनकी नंबर 3 या नंबर 4 पे आती है, हमारी उस पे ना आए। 10, 12, 15 में तो आ सकती है हमारे लेवल के मुताबिक, हमारे औकात के मुताबिक, लेकिन वो क्यों नहीं आती? हम आज तक सिर्फ लोन पे लोन 24-25 दफ़ा हम लोन ले चुके हैं और हम लेते आ रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? मिडल ईस्ट में हम जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हमारी उस तरह की वो रिस्पेक्ट क्यों नहीं है जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, हिंदुस्तान के लोगों को मिल रही है? क्या गलतियाँ हम कर रहे थे या कर रहे हैं? उसको सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर उसमें हम इंडिया से सीखते हैं तो मेरे ख़्याल इसमें कोई बुराई नहीं है, नाक नहीं कटेगी हमारी, बल्कि हमारा कद-काठ बड़ा होगा कि हाँ, मुझसे सीखते हैं, सीखने में कोई बुरा नहीं है। ख़ैर, जनरल साहब थैंक यू वेरी मच और बहुत मैं शुक्रिया। एक चीज़ सर बताना चाहूँगा सर प्लीज़, प्लीज़। फ़खर, जो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि एक-दूसरे सीखना। जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था अबू धाबी में और जो यूएई कर रहे थे, वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे प्रधानमंत्री मोदी और या उन्होंने एक प्रकार से जो स्पीच दी थी अ, वो काबिले तारीफ़ है। उसमें उन्होंने 3-4 बातें बताई कि सर, अब वो ज़माना चेंज हो गया है, अभी जो गवर्नमेंट हैं उनको डिलीवर करना पड़ेगा लोगों के लिए। अगर यस, आप ट्रांसपेरेंट नहीं हैं, आप अगर करप्टलेस नहीं हैं, अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं, तो फिर आपको अमन जो है मानने वाला नहीं। अब बिल्कुल सही। चेंज हो गया है और ये देखें आप फ़क्र, मैं ये इसको थोड़ा-सा वैसे इसलिए बताना चाहता हूँ, जो भी देश अच्छा कर रहा है, कहीं न कहीं उसकी टॉप बिल्कुल, लीडरशिप जो है, वो बहुत अच्छी है। वो इसमें वो आप बिल्कुल शक ऑनेस्ट नहीं है। है। ये आप कहीं देखो, सिंगापुर का आप ले एग्री लो सर, एग्ज़ाम्पल, तो मुझे सर आई लगता है एग्री ये विद यू। एक ट्रांसपेरेंसी और ये बात बड़ी अच्छी बोली उन्होंने। वो सभी वर्ल्ड लीडर्स के लिए है कि अब अवाम वो बात मानने वाला नहीं, वर्ल्ड ओवर। अब आप दबा एग्ज़ैक्टली, नहीं सकते हो, इसलिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। आइदर परफॉर्म और पेरिश, ये एक प्रिंसिपल है एब्सोल्यूटली आने राइट। वाले समय में फ़क्र। बिल्कुल सही है जनरल साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफज़ई किसी और डिबेट में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए टेक केयर बाय। थैंक यू फ़क्र, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर बहुत शुक्रिया।